हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की हुई थी अपने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसमें फिर हम लोगों ने कुछ कॉजेस पढ़े थे जिन कॉजेस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। किन कारणों से? क्यों लाइट बेंड होती है, क्यों लाइट जो है वो अपने मार्ग से विचलित होती है, इन सारी बातों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और ये भी जाना था कि जो लाइट है वो हम लोगों की तरह क्या है, बिल्कुल पंचुअल है। ठीक है, कैसी है? बिल्कुल पंचुअल है, यानी उसे जहाँ पर जिस टाइम पे पहुँचना होता है वह वहाँ पर उसी टाइम पर पहुँचती है, ना पहले पहुँचती है ना बाद में पहुँचती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने उस प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बार बार ये बातें डिस्कस की थी कि क्या होता है, किस कारण से लाइट का बेंडिंग होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि लाइट के बेंडिंग के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वह रीज़न है लाइट की स्पीड। क्या रीज़न है बच्चों? लाइट की स्पीड। यानी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो जो हमारा लाइट है वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। यानी अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बातें देखी थी। तो बच्चों, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ने की नीड क्यों पड़ी? तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की थी उन बातों में हम लोगों ने ये बिल्कुल भी बात नहीं की थी कि कितनी कम होती है। ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल ये बातें नहीं की थी कि लाइट की स्पीड जो है वह कितनी कम हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये बातें की थी कि कितनी लाइट की स्पीड कम हो रही है, ये बात हम लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। बस ये देख रहे थे कि क्या है, बस कम हो रही है सर, लेकिन कितनी कम हो रही है। तो ये बताने का काम हमारा कौन करता है बच्चों? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा यही चीज़ बताने का काम करता है। तो अगर इसको सिंपल वे में अगर बोला जाए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सिंपल सा ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते वक्त लाइट की स्पीड कितनी कम हो रही है, यह जो बताता है, इसको बताने का जो काम करता है वो कौन होता है? हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। कौन होता है बच्चों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि कितना स्लो ट्रेवल कर रही है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इस चीज़ को बताने का काम जो करता है हमारा, वो कौन करता है बच्चों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काम करता है। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में केवल यही पढ़ा हुआ था कि क्या है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो अगर मीडियम पहला रेयरर है तो दूसरा डेंसर होगा, तो लाइट क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यही पढ़ा था। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी थी कि अगर मीडियम डेंसर है और लाइट हमारे रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अरे तो कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ बताने का जो काम हमारा करता है वो हमारा प्यारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करता है। ठीक, तो यही बात आपको आज पढ़नी थी कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग अपने क्लास 10th का जो भी हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उस फिजिक्स के चैप्टर में हम लोग ने रिफ्रैक्शन ख़त्म किया था। रिफ्रैक्शन के सारे कंसेप्ट पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन शुरू किया और रिफ्रैक्शन का जो हमारा ये टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आज हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो भी टॉपिक था वो मैंने आपको थोड़ा सा कनेक्ट कराने का जो प्रयास किया है उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum the speed of light in the medium। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे मीडियम होगा। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं?
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या होता है अगर हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है, जैसे सिंपल सा वे में आप इसको समझो तो जैसे कि हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी बच्चों। क्या बताई थी? कि अगर मैं कह दूं कि मैं इस दुनिया का सबसे मोटा आदमी हूं, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मैं इस दुनिया का सबसे मोटा आदमी हूं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? कहोगे सर आपसे ज़्यादा पतला आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है, कैसे मान लो आप मोटे हो। लेकिन वही मैं अगर कह दूं कि कोई एक मुझसे भी पतला व्यक्ति हो, मैं कह दूं, मान लो उस व्यक्ति का नाम, उस पर्सन का नाम क्या है? श्याम है। मैं कह दूं कि मैं श्याम से मोटा हूं या मैं श्याम से हेल्दी हूं, ठीक है, तब आप मानोगे हाँ सर ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ क्योंकि श्याम तो आपसे भी ज़्यादा फिसड्डी दिखता है, ठीक है, हड्डी दिखता है, ठीक है, तब आप मेरी बातों को मान लोगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कह दूँ मैं सबसे मोटा आदमी हूँ, ठीक है, मैं पहलवान आदमी हूँ, तो आप नहीं मानोगे। तो उसी तरीके से बच्चों क्या करनी पड़ेगी हमको? किसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आप मेरी बातों को मानोगे। तो सेम उसी तरीके से बच्चों अगर मुझे बताना है कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम हो रही है या कितनी ज़्यादा हो रही है, तो उसको बताने के लिए हमें किसी एब्सोल्यूट वैल्यू से, क्या बच्चों, कि अगर मुझे बताना है कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, तो वो बताने के लिए मुझे किसी एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन कराना होगा। और जब मैं उस एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर कराऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि सेकेंड मीडियम में एंटर करते ही इंटरफेस से जैसे एंटर हुआ जैसे वैसे ही उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई। तो आई बात समझ बच्चों? तो सिंपल सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यही है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट के स्पीड के बीच का जो रेशियो होता है, रेशियो यानी कंपेयर करना, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो अगर हमें किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम उनका रेशियो करते हैं। तो वही चीज़ है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड और विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम में लाइट की स्पीड से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन जो होता है, जो रेशियो होता है, वो बच्चों क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो आई होप इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने बार बार जो आपको बताई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, वो आपको बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है ये अरे क्या है, तो बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको कहानी मेरी जुबानी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं, और सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। किस पर आते हैं बच्चों? मुद्दे की बात पे आते हैं। और मेन मुद्दा क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। क्या है मेन मुद्दा बच्चों हमारा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एन यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है केरोसिन ऑयल हो सकता है फॉर्चून ऑयल हो सकता है वाटर हो सकता है ग्लास हो, ओवरऑल एयर को छोड़ करके कोई भी मीडियम आपका सेकेंड मीडियम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला होता है। इसे आप लोग अपनी बुक में अगर देखोगे तो मे बी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखाया होगा, n इज इक्वल सी अपॉन वी, जहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बच्चों लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा सेकेंड मीडियम का ही निकाला जाता है। क्या बताया मैंने बच्चों कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वह हमेशा सेकेंड मीडियम का ही क्या होता है? निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है?
लाइट की, हाँ एक और बात क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है बच्चों वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की हमारी, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता है। अब जब ट्रैफिक नहीं है तो जाहिर सी बात है लाइट धूम मचाले करते हुए धूम 3 की स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आपकी लाइट की स्पीड हो गई। तो हमेशा यह याद रखना है कि हमेशा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो हमारा किसका निकलता है? हमेशा सेकंड मीडियम का ही निकलता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने की बात आती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों जिस भी मीडियम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उस पहले लिखते हैं एन। इन केस मान लीजिए आपका पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम मान लेते हैं ग्लास। क्या है? पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है। तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा? ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? जी लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हम किसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? ग्लास का। एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हम सेकेंड मीडियम को पहले लिखते हैं और फर्स्ट मीडियम को हम बाद में लिखते हैं। एक तरीका ये हो गया। इसके बाद आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हो C/V। ये बताने का काम करता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली निकल किसका रहा है। आई बात समझ बच्चों? इसके बाद क्या कर देख सकते हैं आप, बहुत सी बुक में इस तरीके से भी आपको लिखा दिख सकता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा आप देख सकते हो, ठीक है, वहीं पर सेम जगह पे, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। इस तरीके से आप लिख करके ये बिल्कुल बता सकते हो कि आप एग्जैक्टली निकाल किसका रहे हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक बच्चों। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी बच्चों। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, ठीक है बच्चों, आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बच्चों दो फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला बच्चों आप तब यूज करोगे जब आपका पहला मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम रहेगा, ठीक है, ठीक बच्चों। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बातें आपको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर बिल्कुल काम आएंगी। तब आप ये मत पूछिएगा सर ये कैसे हो गया, हाउ, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल दिया है और हमारा पहला मीडियम जो है वो एयर है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पहला मीडियम हमारा एयर है तब हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? N = C/V। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी मीडियम, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि हर बार लाइट ट्रेवल करे एयर से ही। हो सकता है कभी कभी क्या हो सकता है ग्लास से वाटर में जा रही हो, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है लाइट ट्रेवल करके आ रही हो ग्लास से, और ग्लास से ट्रेवल करने के बाद वो कहाँ एंटर कर रही हो? वाटर के अंदर एंटर कर रही हो। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि पानी ज़्यादा डेंस है कि आपका ग्लास ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तब आप क्या करोगे? तो तब आप किस फॉर्मूले की तरफ बढ़ोगे आगे? तब आप इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ोगे कि जब आपका पहला मीडियम एयर नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका मीडियम बिल्कुल भी एयर नहीं होगा और आपको कोई दो मीडियम दे दिए जाएंगे और उन दो मीडियम में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा, तब आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे? आई बात समझ में? कि जैसे इसमें क्या था, हमारा वैक्यूम बार बार जिक्र किया जा रहा था, या तो लाइट वैक्यूम से आएगी या तो कहाँ से आएगी?
एयर से आएगी। अगर मान लो लाइट वैक्यूम से नहीं आ रही है तो कहाँ से आ रही है? मान लो कोई दो मीडियम है, एक मीडियम आपका क्या हो गया? वाटर हो गया, और एक मीडियम हो गया ग्लास। ठीक है, अगर एयर के कंपैरिजन में हम एयर का कंपैरिजन वाटर से करते तो हाँ वाटर डेंसर मीडियम होता, अगर एयर का कंपैरिजन ग्लास से करते तो ग्लास डेंसर मीडियम होता। लेकिन अगर अब हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर और ग्लास का, तो अब इसमें कैसे हम बताएंगे कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है? ठीक है, और इस केस में जब हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा तब हम कैसे करेंगे? तो जब बच्चों ये वाली सिचुएशन आती है, जब आपका पहला मीडियम एयर नहीं होता है, तब आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे? तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ये क्या फॉर्मूला है? n इज इक्वल यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। मतलब कि अगर आपका पहला मीडियम लाइट नहीं है और आपको कोई दो मीडियम दिए गए हैं, ठीक है, आपका जो लाइट है वो अगर वैक्यूम से नहीं आ रही है, एयर से नहीं आ रही है, और आपको कोई दो मीडियम दे दिए गए हैं और आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे? तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। क्या है ये फॉर्मूला? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक बच्चों, आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे, लिखेंगे n, मान लेते हैं सेकंड मीडियम हमारा ग्लास है और फर्स्ट मीडियम हमारा वाटर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप रिप्रेजेंट सेम वही तरीके से करोगे, बस चेंजिंग कहाँ पे आएगी? बस चेंजिंग आएगी आपके फॉर्मूले में। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक, तो आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, यही कहानी थी हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं होता हूँ स्क्रीन से बाहर, आप इसका ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। चलिए बच्चों, तो अब हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो पढ़ लिया है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का भी हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ये पढ़ा था। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये हम लोगों ने अपने रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा हुआ था। तो उसी तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, तो आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और क्या पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने अपने रिफ्लेक्शन के केसेस में पढ़ा हुआ था। उसी तरीके से बच्चों रिफ्रैक्शन के केस में भी हम लोगों को दो लॉ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बच्चों? दो लॉ पढ़ने हैं। तो फिलहाल देखो बच्चों, लॉज में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि लॉज ऑलरेडी क्या होते हैं? प्रूवन होते हैं, वो ऑलरेडी प्रूवन होकर के हमारे पास आते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हमें एज इट इज़ उसे क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो लॉ है हमारा किसका? रिफ्लेक्शन का, वो देखेंगे। कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनको देखेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो हमारा पहला लॉ है प्यारे बच्चों, वो पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल मैच करता है। क्या है हमारा पहला लॉ? कहता है हमारा पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन वन प्लेन, कि यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंट रे जिस सरफेस से क्या होती है, इंसिडेंट करती है, वो पॉइंट और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है ये, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाए करते हैं। एक ही प्लेन पर लाए करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा कह सकते हैं प्लेन है, इस प्लेन पर अगर कोई लाइट आ रही है और वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे इसी प्लेन पर रहेगी, यानी ऐसे ही, ऐसा नहीं कि ऐसे बाहर चली जाएगी, वो इसी प्लेन के अंदर रहेगी, ऐसा बताना चाह रहा है हमारा पहला लॉ। तो हमारा पहला लॉ क्या है बच्चों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन वन प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जहाँ पे वो जो इंसिडेंट पॉइंट होता है वह चारों के चारों कहाँ पे लाए होते हैं, एक ही प्लेन पर लाए करते हैं। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल पहले की तरीके वैसे सेम टू सेम है, जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था वैसा ही हमारा रिफ्रैक्शन के केस में भी है। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा जो सेकेंड लॉ है बच्चों, सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया यानी मीडियम, जो भी दो पेयर हमारे गिवन है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट। ठीक, अब यहाँ एक बात समझिएगा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एंगल आई और एंगल आर पढ़ा था केवल, अगर आपको एंगल आई, ठीक है, अगर आपको एंगल आई इज इक्वल 30 डिग्री दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे साइन का। किसका यूज़ करोगे बच्चों, साइन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो साइन का, ठीक है बच्चों, तो क्या बताया मैंने कि क्या है कि अगर हमारा कोई भी दो मीडियम दिया गया है और उनके बीच का जो रेशियो है, किनके बीच के रेशियो का, इंसिडेंट एंगल के बीच के रेशियो का। अब ये साइन क्यों आया, तो क्या मतलब था इसको लाने का, तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी लॉ जो है वो ऑलरेडी प्रूवन है। तो अब इसको बताने वाले कौन थे, हमारे एक वैज्ञानिक थे, कौन, स्नेल। ये सारी चीज़ों को बताने वाले कौन एक वैज्ञानिक थे, स्नेल, इसीलिए इसको स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो स्नेल ने ही ये क्या किया था, साइन को यहाँ पे इंटर कराया, ठीक है, एंटर करा दिया था। तो अब ये साइन क्यों है, साइन की जगह किसी और चीज़ को क्यों नहीं ले सकते, तो हाँ अभी कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये साइन क्या है। तो बच्चों साइन क्या है, आप लोग अभी क्लास 10th में पहुंचे हो, तो क्लास 10th में आप लोगों के मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, उसमें आपको साइन मिलेगा। उसमें केवल साइन नहीं, आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये कई तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए केवल साइन ही सफिशिएंट है। अब केवल साइन ही, अब बहुत से लोगों को मन में होगा सर अब इतने सारे थे तो केवल साइन को ही क्यों लिया गया। तो बच्चों अब ये तो स्नेल महोदय जाने कि उन्होंने केवल साइन को ही क्यों लिया, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में से किसी चीज़ों को क्यों नहीं लिया। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको जो भी लॉ जैसा लिखा है वैसा आपको एज इट इज़ याद करना है और ऐसा है कि वैसा आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑलरेडी सब पहले से ही स्नेल जी ने पूरा दिमाग लगाया हुआ है, तो आपको दिमाग लगाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको सिंपल से याद रखना है कि क्या है, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशन, ठीक है, द रेशियो ऑफ the sine of the angle of incident, the sine of the angle of refraction is constant। यानी कि अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था कि साइन आई जो होता है, सॉरी एंगल आई जो होता है वो हमारा एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके स्नेल लॉ के अनुसार क्या है, स्नेल लॉ के अनुसार क्या है कि जो साइन आई होगा और जो साइन आर होगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा हमेशा बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा। ठीक, तो ये आपको बस एज इट इज ऐसे का ऐसा ही क्या करना है, याद रखना है। और यही क्या कहलाता है, आपका स्नेल लॉ भी कहलाता है। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा सेकेंड लॉ। अब ये था हमारा क्या बच्चों, सेकेंड लॉ। तो अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ फॉर्मूले भी हैं जो आपको ध्यान रखते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना है कि साइन आई, ठीक है, एन जो हमारा कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को हम लोग एन से डिनोट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा साइन आई
अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। यहाँ पे n क्या है हमारा, वही n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये n भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या था कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट तो उसकी स्पीड, तो यहाँ पे एंगल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी रेशियो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही कांस्टेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, अगर आपको क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है और एंगल दे देता है साइन आई और साइन आर, तो आप इस फॉर्मूले का क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, सारी चीजें स्नेल नहीं बताई हैं, बहुत आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे बहुत नीड नहीं है। स्नेल जी ने फिर एक और फॉर्मूला बताया है, एक फॉर्मूला और क्या बताया है कि अगर आपको इन केस क्या दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, आपकी लाइट की वेलोसिटी दी गई है, और तब आपको अगर रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तब आप कैसे करोगे। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया है क्या, v1 अपॉन में साइन आई, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, v1 अपॉन में साइन आई इज इक्वल v2 अपॉन में साइन आर। क्या बताया उन्होंने, v1 अपॉन में साइन आई, और ठीक है बच्चों, क्या बताया कि अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्नेल जी ने ही ये प्रूवन किया है कि v2 अपॉन में साइन आर, ठीक। तो अगर आपके क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है और आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है और आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एक फॉर्मूला हमारा और होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एक और चीज निकाल सकते हो, ठीक है। क्या है वो, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा होता है n1 साइन आई इज इक्वल n1 साइन आई इज इक्वल n2 साइन आर, ठीक है। ये तीनों ही फॉर्मूले आपके किसके हैं, आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को निकालने के लिए हैं। यानी आपको जैसी भी सिचुएशन मिलेगी वैसी सिचुएशन में आप इन फॉर्मूलों का यूज करोगे, ठीक बच्चों। क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने लॉ पढ़ा, लॉ में हम लोगों ने देखा किसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, और स्नेल ने ही क्या किया है, अलग अलग कंडीशन में अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो आपको उन्होंने अलग अलग तरह के क्या बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको जरूर मिलेगा यूज करने में। अगर नॉर्मल आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको अगर दो एंगल दिए गए हैं तो आप आराम से इजीली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वेलोसिटी दिया गया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है आपको, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है और अगर आपको क्या कह सकते हैं, अगर आपको रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, यानी दो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है और एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया है और आपको कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे के कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक की जो भी बातें थी, जो भी टॉपिक था, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से द रेज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स गेन करते रहें। थैंक यू सो मच।